हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं बहुत अच्छे से और पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी लोगों का नमित अरोड़ा क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एफएम रेगुलर बैच के इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर आज हैं। आज हम देखेंगे कि सीए इंटरमीडिएट न्यू स्कीम में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर पढ़ना है हमें, उसे किस तरीके से हम लेके चलेंगे। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत सिंपल सिंपल सी कुछ बातें करेंगे। आखिर ये पेपर होता क्या है, बच्चे ने पहले ही पढ़ा हुआ नहीं होता। और बहुत ही आसान पेपर है। आपको ये 50 मार्क्स एग्जाम में दिलवाता है। और पूरी तरीके से न्यूमेरिकल है, थ्योरी पोर्शन बहुत कम है। और 50 मार्क्स आपके बहुत इजीली इसमें आ सकते हैं। तो आज हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं, कुछ बच्चे आए होंगे क्लास में नोट्स लेकर, कैलकुलेटर लेकर, पेन लेकर, सब चीजों को साइड में रख दीजिए। आज बस आराम से आपको देखना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। हम लोग इसके लेक्चर्स जो लेंगे, जो पढ़ाई करेंगे, हम किस तरीके से नोट्स बनाएंगे, आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, क्लासेज किस तरीके से चलेंगी, इस तरीके की सारी बातें जो भी बच्चे को कंफ्यूजन हो सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो आप सभी के सभी लोग जानते हैं, दैट इज सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस। सिलेबस बहुत ही सिंपल रहता है आईसीआई का। हमारे पास दो ग्रुप हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू। दोनों में तीन तीन पेपर आपके रहेंगे। टोटल 600 मार्क्स के पेपर हैं। एग्रीगेट इंडिविजुअल ग्रुप में 50% लाना होता है और इंडिविजुअल पेपर में 40 मार्क्स लाने होते हैं। 60 मार्क्स अगर आप किसी पेपर में ले आते हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो वो सारी चीजें बेसिक हैं, वो बच्चों को पता होती हैं। पेपर जो ग्रुप वन के अंदर है, वो हमारे पास एडवांस अकाउंटिंग न्यूमेरिकल है। कॉर्पोरेट लॉ हमारे पास ये थेरेटिकल है। टैक्सेशन है तो लॉ, पर आप इसको न्यूमेरिकल बोल सकते हैं। इसके बाद में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पेपर है। ये आप लोगों ने हम लोगों से ले ही लिया होगा, और अगर नहीं लिया है तो इसे भी ले लीजिए। इसके बाद में ऑडिट हमारे पास थ्योरी रहता है, और फिर हमारे पास आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हम इसको एफएमएसएम शॉर्ट में बोलते हैं। एफएम पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है, इसी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। और एसएम थ्योरी है, लेकिन न्यूमेरिकल रिलेटेड थ्योरी है। इसके अंदर जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर सारे कंसेप्ट हैं, वो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल से कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब एसएम पढ़ेंगे तो उसकी बात तब करेंगे हम लोग जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो पेपर नंबर 6 के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इस समय बात कर रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है। तो सिलेबस हम लोगों को क्लियर है, 6 पेपर हैं। और हम 6A, इसको 6A बोला गया है, 6A पेपर के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारी जो स्टडी पैटर्न रहेगा और जो बुक्स रहेंगी, वो किस तरीके से रहेंगी एफएम के अंदर। तो एफएम के अंदर हमारे पास जो मेन बुक है, वो है प्रैक्टिकल बुक्स। प्रैक्टिकल बुक के अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे आईसीआई स्टडी मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन है, एक आता है रिवीजन टेस्ट पेपर, एक आता है मॉक टेस्ट पेपर, एक होते हैं प्रैक्टिस मैनुअल, वो सबके सब यहाँ पर कवर होते हैं। तो स्टडी मॉड्यूल का जो भी क्वेश्चन है, आरटीपी का, एमटीपी का, प्रैक्टिस मैनुअल का, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं, जितना भी आईसीआई का स्टडी मटेरियल है, प्लस कई बार बच्चे का कंसेप्ट क्रिएट करने के लिए हमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस अपनी तरफ से रखने पड़ते हैं। और कुछ क्वेश्चन हम कई सारी एडजस्टमेंट्स को मिलाकर एक बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। जो बुक है, बुक हमारी टूटी हुई है बीक्यू, पीवाईक्यू और सजेस्टेड रिवीजन के अंदर। बीक्यू का मतलब है बुक क्वेश्चन। बुक क्वेश्चन के अंदर स्टडी मॉड्यूल का जितने भी क्वेश्चन हैं, आरटीपी के, एमटीपी के और प्रैक्टिस मैनुअल के, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे रहते हैं, उन्हें हम बीक्यू बोलते हैं। और बीक्यू के साथ में एग्जाम में जो क्वेश्चन आज तक एफएम के अंदर आए हुए हैं, उसे हमने रखा हुआ है पास्ट ईयर क्वेश्चंस के सेक्शन में, जिसे हम बोलते हैं पीवाईक्यू। तो हर चैप्टर को हमने दो टुकड़ों में तोड़ा हुआ है, बीक्यू और पीवाईक्यू। बीक्यू के अंदर हम लोग जितना भी स्टडी मॉड्यूल में, आरटीपी में, एमटीपी में जितना भी कंटेंट है, वो सब कवर करते हैं। और पीवाईक्यू सेक्शन सेपरेट इसलिए रखा है कि बच्चा जब पूरा चैप्टर सीख लेता है, उसके बाद उसे पता होना चाहिए आखिर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, आईसीआई किस तरीके से पूछता आ रहा है। मैं आपको बता दूं, आईसीआई का एक पैटर्न है, वो उन्हीं क्वेश्चन को रिपीटेड बेसिस पे पूछता है। तो जब आप पीवाईक्यू वाले सेक्शन को करते हैं, तो आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके बाद में हमारे पास रहता है सजेस्टेड रिवीजन। तो पहले मैं आपको एफएम की बुक दिखाता हूं कि आखिर किस तरह से चलेगी प्रैक्टिकल। ये हमारे पास आ गया। एक बार इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स के अंदर ये इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर जो हमारा चल रहा है, वो आपकी बुक के अंदर है, तो आपको कुछ लिखना नहीं है आज। ये सारे पेजेस जो आज मैं आपके सामने लिए बैठा हूं, वो आपके पास हैं बुक के अंदर।
इसके बाद में हमारे पास टोटल 10 चैप्टर्स में पूरा का पूरा कोर्स डिवाइडेड है। तो 10 चैप्टर्स हो गए, किसी से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, किसी से 10 का आएगा, तो 5 टू 10 मार्क्स की एक एवरेज वेटेज सारे के सारे चैप्टर्स की रहती है। उसके बाद कुछ प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू की टेबल्स हैं वो रहेंगी। ये हमारे पास इंडेक्स रहेगा। अब आ जाते हैं हम, पहला जो चैप्टर है हमारे पास ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। स्टडी मॉड्यूल में एक चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर। उस चैप्टर के अंदर एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हैं और एक ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो हमने दोनों चैप्टर्स को तोड़ दिया है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर का ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस चैप्टर है। इसके अंदर हम देखेंगे कि बीक्यू पीवाईक्यू किस तरीके से रहते हैं। देखिए, हमारे पास सबसे पहले बुक के अंदर जो भी कंसेप्ट होगा, जैसे कोई कंसेप्ट है ईपीएस एंड एमपीएस, तो उस कंसेप्ट का नाम होगा। फिर उस कंसेप्ट के ऊपर आपको बीक्यू मिलेंगे कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन है, BQ2, BQ3, ये सब स्टडी मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, प्रैक्टिस मैनुअल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में जब ये, जैसे मान लीजिए कंसेप्ट खत्म हो गया, इसके क्वेश्चन खत्म हो गए, उसके बाद में कोई दूसरा कंसेप्ट चालू होगा जैसे इंडिफरेंस पॉइंट, अब उसके क्वेश्चन चलेंगे। तो बीक्यू इस तरीके से डिजाइन रहेगा। इसके बाद में जब बीक्यू वाला सेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास सेक्शन आएगा पीवाईक्यू। ये आ गया पास्ट ईयर क्वेश्चन, ये सेक्शन अलग रहेगा हमारे पास। तो हमारे पास पीवाईक्यू जैसे आ गए आपके पास कि भाई पीवाईक्यू 1 1999 में कितने नंबर का आया, पीवाईक्यू 2 ये 2002 में आया। इस तरीके से पास्ट ईयर क्वेश्चन जितने भी अभी तक के हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर सेपरेट मिल जाएंगे। सर क्लास में बीक्यू होंगे या पीवाईक्यू होंगे? आंसर इज क्लास में बीक्यू और पीवाईक्यू दोनों होंगे। हम क्लास में दोनों चीजें करवाएंगे। क्लास किस तरीके से चलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ही बीक्यू और पीवाईक्यू हमारे पास खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में हमारे पास आता है एक सजेस्टेड रिवीजन। सजेस्टेड रिवीजन क्या चीज है? देखिए होता क्या है, हमारे पास जैसे हम क्लास लेते हैं, क्लास लेते हुए तो बड़ा मजा आ रहा होता है, सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, सारी चीजें सीख गए। मैंने पर्सनली ये चीज ऑब्जर्व की कि हम क्लास लेते हुए तो बड़े अटेंटिव रहते हैं, पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होती है, सब कुछ लगता है, ए टू जेड सब कुछ आता है। लेकिन जब हम आगे बढ़कर एग्जाम के पास में पहुंचते हैं तो उठा के देखते हैं, तो हम अपनी राइटिंग को देख के कह रहे होते हैं क्या ये हमने ही लिखा था, क्या ये चैप्टर हमने कभी पढ़ा भी है, सब कुछ भूल जाते हैं। तो हमने एक रिवीजन स्ट्रेटेजी बना रखी है। दूसरी चीज क्या हुई, सीए इंटरमीडिएट में मैंने फील की कि जैसे मेरे पेपर थे, तो पेपर से पहले मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किए। अब एग्जाम से पहले मैं ये कंफ्यूज हो गया कौन से क्वेश्चन करके जाऊं और कौन से ना करके जाऊं। और 1.5 डेज के अप्रोक्स का टाइम होता है, तो ये मैं कंफ्यूज हो गया कि उस 1.5 डेज में आखिर में करूं तो करूं क्या। तो फिर मैं समझ गया कि भाई बच्चों को, स्टूडेंट्स को पहले से ही रिवीजन स्ट्रेटजी बनाकर चलनी चाहिए। मैंने फाइनल में सेम फॉलो किया और वो फायदा भी दिया। ये बिल्कुल वही सजेस्टेड रिवीजन है जो मैंने अपने फाइनल के रजिस्टर्स में बनाया था इंटर से सीख लेने के बाद। तो आप लोगों को वो इंटर में पहले मिल जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि बड़ों का एक्सपीरियंस हमेशा बच्चों के काम आता है। तो यहां पर मैंने किस तरीके से सजेस्टेड रिवीजन की टेबल बनाई हुई है, जब चैप्टर चलेगा मैं तब भी बताऊंगा, पर अभी भी एक आइडिया देना है। यहां पर जैसे बीक्यू वाले क्वेश्चन है उनकी नंबरिंग आ गई। इसके बाद में हमारे पास जो पीवाईक्यू हैं फिर उनकी नंबरिंग आ गई। दोनों के सेक्शन बटे हुए हैं। फर्स्ट और सेकंड रिवीजन को मैं मानता हूं कि सारे क्वेश्चन करने चाहिए। बच्चा पूछते हैं सर राइटिंग में करने हैं सारे क्वेश्चन या ऑडिट करना है? देखो, अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस वीक है तो सारे राइटिंग में करो, और अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस परफेक्ट चली गई है तो फिर ऑडिट कर लो सारे क्वेश्चंस का, कुछ क्वेश्चंस उसमें से राइटिंग में कर लो जिससे हाथ सेट रहे। वो चैप्टर के साथ में आपको बताता चलूंगा स्ट्रेटजी। फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिवीजन के लिए कुछ अलग क्वेश्चन टिक किए हुए हैं। फिर रिवीजन ड्यूरिंग एग्जाम, ये वो वाला टाइम है वो जो 1.5 दिन हमें मिलता है, उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिसमें हर तरीके का कंसेप्ट आ जाए, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आता। आप इसे अपने तरीके से भी बना सकते हो। दूसरा है यहां पर ऑब्जर्वेशन और की पॉइंट। ऑब्जर्वेशन और की पॉइंट है, जब बच्चा रिवीजन करता है फर्स्ट टाइम में वो यहां पर नोट करेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे साथ में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है एरर एरिया। आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की होगी जैसे मैथ में या किसी भी चीज में, कि हमसे जहां पर गलती होती है, जब हम अगली बार क्वेश्चन करते हैं कुछ दिनों के बाद तो भी गलती वहीं पर होती है। अगर मान लीजिए हम कैश और क्रेडिट सेल को तोड़ना भूल गए थे, तो अगली बार भी हम वही चीज भूलेंगे। यानी इंसान का एरर एरिया सेम होता है। तो जैसे मान लो BQ6 में आपका एरर एरिया है क्रेडिट सेल, तो यहां पर आप अपने एरर एरिया को लिख लेंगे कि ये मेरा एरर एरिया है और मुझे इसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो जब भी आप रिवीजन करेंगे आपको दिमाग में रखना है कि मेरे को क्रेडिट सेल को नहीं भूलना, वो मैं गलती करूंगा। और सेम चीज आपको एग्जाम में भी याद आ जाएगी फिर, कह रहे मेरे को क्रेडिट सेल को
नहीं भूलना है। तो ये इस तरीके से आपका काम करेगा। दूसरा, मान लो आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में आपको लगा कि भाई इसके अंदर प्रीफरेंस डिविडेंड कोई चीज है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, तो वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं। तो यहां पर एरर एरिया और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आप मेंशन कर देंगे, रिवीजन में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसके बाद मैंने एक रखा है पेज नंबर ऑफ प्रैक्टिकल रजिस्टर। पेज नंबर ऑफ प्रैक्टिकल रजिस्टर क्या है? आपको दो रजिस्टर बनाने हैं, उसमें से एक रजिस्टर प्रैक्टिकल रजिस्टर होगा जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल रजिस्टर पे आप नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 इस तरीके से। ये क्यों करवा रहे हो सर? इसमें बेटा आपके मुश्किल से 5 to 7 मिनट लगेंगे, बहुत ज्यादा तो 10 मिनट। 10 मिनट में सारी नंबरिंग हो जाती है। अब आपने नंबरिंग कर ली। अब क्या हुआ, आपका जैसे पहला क्वेश्चन है वो सेकंड पेज पर है, दूसरा फोर्थ पर है, ये एट्थ पर है, ऐसे ही चलते 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 ये क्वेश्चन 25th पेज पे है, ऐसा मान लेते हैं। अब एग्जाम से एक दिन पहले आप रिवीजन करने बैठे, आपने बुक में क्वेश्चन निकाला BQ10। अब देखिए, पहले आपको इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया यहां पर, फिर आपने देखा कि पेज नंबर 25 पर ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है और एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करना है। आपने सीधे पेज नंबर 25 खोला, वहां पर आपको उसका सॉल्यूशन मिल गया। तो ये आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा। होता क्या है, हम लोग एक तरीके से तैयारी कर रहे हैं एक दुश्मन को हराने की। तो दुश्मन को हराने के लिए जो सेना की ट्रेनिंग है वो तो पहले से होगी, ये उसी तरीके से ट्रेनिंग का पार्ट है। तो आपको अपने न्यूमेरिकल वाले रजिस्टर पे, प्रैक्टिकल रजिस्टर बोलते हैं उसको, नंबरिंग करके रखनी है, वो नंबरिंग यहां पर मेंशन कर देंगे। दूसरा, आप लोगों का कोई भी एरर एरिया या कोई भी ऑब्जर्वेशन है वो यहां पर आ जाएगी। तो ये हमारे पास रहा BQ, PYQ और सजेस्टेड रिवीजन। ठीक है जी, यहां पर आ जाते हैं हम वापस। तो बुक के अंदर हमारे पास प्रैक्टिकल बुक्स की अगर हम बात करें तो BQ, PYQ और सजेस्टेड रिवीजन है, वो हमें समझ में आ गया कि बुक इस तरीके से डिजाइन है। इसके अलावा अदर बुक्स में आपको FM से रिलेटेड थ्योरी की अलग बुक मिल जाएगी, MCQ की बुक मिलेगी। MCQ की बुक के अंदर हम मैक्सिमम MCQ कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर एग्जामिनर इतना चला के वो नए नए MCQ बनाता रहता है। अगर आपका प्रैक्टिकल पोर्शन, थेरेटिकल पोर्शन स्ट्रांग है तो MCQ उसी से बनना है, तो वो इजीली निकल जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली 1% की बात नहीं है। फिर हमारे पास है एक क्विक रिवीजन बुक और टेक्स्ट बुक। क्विक रिवीजन बुक और टेक्स्ट बुक क्या चीज है? ऐसा होता है जैसे आपने पूरा चैप्टर कर लिया, अब एक महीने पूरा सब्जेक्ट ही खत्म हो गया FM, उसके बाद में आप कोई दूसरा सब्जेक्ट कर रहे हो, जैसे SM पढ़ाई कर रहे हो आप या कोस्टिंग की पढ़ाई कर रहे हो, उस टाइम पे आपको लगा कि अब ना FM का रिवीजन कर लेते हैं, लेकिन सब्जेक्ट उठाते हुए आपको डर लगता है, उसके चैप्टर्स को कैसे करें उस चीज से आपको डर लगता है। उसके लिए है क्विक रिवीजन बुक। क्विक रिवीजन बुक क्या करती है, हर चैप्टर को शॉर्ट में, समराइज वे में आपको एकदम से रिकॉल करवा देती है। तो यहां पर क्विक रिवीजन बुक ऐसे दिखेगी कुछ, ये आपकी क्विक रिवीजन बुक आ गई। यहां पर जैसे EBIT EPSC चैप्टर था, तो ये चैप्टर 3 to 5 पेज के अंदर आपको मिल जाएगा। तो यहां से स्टार्ट हुआ EBIT EPS, इसके अंदर जितने भी कंसेप्ट, फॉर्मूले, इसकी जो भी टेबल्स किस तरह से बनती हैं, इसके स्टेटमेंट कैसे होते हैं, इसमें कोई ग्राफ है, कोई ओपिनियन है, वो सारी चीजें आ गई। 5 पर ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। तो आपने जैसे ही इसको देखा, आपको पूरा EBIT EPS रिकॉल हो जाएगा। मैं हर चैप्टर के बाद भी आपको इसे रिवाइज करवाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं इससे आपको रिवाइज भी करवाया करूंगा पूरा चैप्टर। ये 5 to 7 मिनट्स में पूरा का पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाता है इसके अंदर। इसके बाद में हमारे पास है टेक्स्ट बुक। आप लोगों को मैंने इंडेक्स में दिखाया था कि हमारे पास कितने चैप्टर हैं, 1 से लेकर 10 तक, 10 चैप्टर में हमारा पूरा FM डिवाइडेड है। तो हमने टेक्स्ट बुक बनाई है। टेक्स्ट बुक इस तरीके से है, जैसे आपका पहला चैप्टर हो गया तो पहले चैप्टर का टेस्ट दे दो, फिर दूसरा चैप्टर हो गया, दूसरे का टेस्ट दे दो। इस तरीके से आपके 10 के 10 चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं। अब जी हमारा तो पूरा सिलेबस ही पूरा हो गया। उसके बाद 50-50 मार्क्स के दो टेस्ट आपको और बड़े मिल जाते हैं। उसके अलावा जो भी कोई लेटेस्ट एग्जाम पेपर या कुछ होता है वो भी हम टेस्ट की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सारी की सारी बुक्स हो गई। एक प्रैक्टिकल बुक हो गई BQ PYQ और सजेस्टेड रिवीजन में बटी हुई। अदर बुक्स में थ्योरी बुक आपके पास, MCQ बुक, क्विक रिवीजन और टेक्स्ट बुक हो गई। हमारे जो न्यूमेरिकल करते हुए चलेगा जो पूरा मेजर पोर्शन, वो प्रैक्टिकल बुक के साथ, क्विक रिवीजन बुक के साथ और हर चैप्टर के बाद टेस्ट देना होगा। ये बुक हमारी मेजर चलेंगी। MCQ और थ्योरी बुक सबसे लास्ट में हमारे काम में आएंगी। बुक्स के बाद में अब हम लोग आते हैं कि आखिर ये जो बुक है हम लोग क्लास किस तरीके से करेंगे और डाउट कैसे पूछेंगे, ये दो चीजें आती हैं। तो आप लोग दो रजिस्टर बनाएंगे, दो रजिस्टर आपको लेके आने हैं, वो कल से कैरी करेंगे आप। एक प्रैक्टिकल का होगा जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे,
इसके अंदर BQ एंड PYQ दोनों होंगे। इसमें क्लास वर्क एंड होमवर्क दोनों इसी रजिस्टर के अंदर चलेगा। ये हमारा जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन है वो इस रजिस्टर में चलेगा। आप 400 पेज का एक रजिस्टर ले सकते हैं और 200 पेज के दो रजिस्टर ले सकते हैं। तो 200 इंटू 2 है ये, तो दो रजिस्टर ले लीजिए या फिर एक 400 पेज का। अच्छा, ये रजिस्टर कैसा दिखेगा वो बताऊंगा मैं आपको भी। एक रजिस्टर आपके पास रहेगा, एक नोटबुक रहेगी कंसेप्ट के नाम से। कंसेप्ट वाली बुक के अंदर हम हर चैप्टर का जो भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे कंसेप्ट्स प्लस उनके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। जो भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर क्या कहता है, उसकी टर्म्स क्या कहती हैं, उसके स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, उसके सारे एग्जांपल्स करेंगे कंसेप्ट के रजिस्टर में। और फिर इसमें जब हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी, फिर हम प्रैक्टिकल के रजिस्टर में सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूं ये कैसे दिखेगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर का हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, मैं दो शीट रखूंगा, आपको दिख रहा होगा, एक कंसेप्ट है और एक प्रैक्टिकल है। ये दो शीट हो गई और ये बुक मेरे सामने रहेगी। तो मैं बुक अपने सामने रखूंगा, आपको क्वेश्चन सारे के सारे एक एक रीड करके करवाऊंगा और साथ में आपके पास दो रजिस्टर रहेंगे। तो जैसे मान लो पहले हमें कंसेप्ट करना है, तो मैं कंसेप्ट के रजिस्टर में जाकर लिखवा दूंगा भाई ये चैप्टर है, इतने नंबर का है। अब जरा देखिए कंसेप्ट का रजिस्टर दिखेगा कैसे। ये आप 200 पेज का बनाएंगे, ये एक रजिस्टर बनेगा। जैसे कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2 ईबीआई टीपीएस क्या है, यही चैप्टर है, इसका नाम है ईबीआई टीपीएस पहला चैप्टर। उसके बाद में ईबीआई टीपीएस का परफॉर्मा कैसे बनेगा वो पूरा समझाया जाएगा आपको। फिर कोई रेशो है, कोई और चीज है, इस तरीके से आप देखिए हमारे पास ये चीजें चलती रहेंगी। और इसमें कोई नोट है आईसीआई का वो मिलेगा आपको। फिर हमारे पास न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी इसी में चलेंगे, सीधे न्यूमेरिकल पे नहीं पहुंचेंगे हम, पहले इसमें न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करेंगे। तो जैसे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आ गया, उसके बाद में फिर हमारे पास इसका सॉल्यूशन पूरा, ये साथ के साथ ये सब कंसेप्ट के रजिस्टर में चल रहा है। अभी हम न्यूमेरिकल पे गए भी नहीं है। इसके बाद में जी फिर से जी और कोई न्यूमेरिकल, उसके बाद जी और कोई न्यूमेरिकल, ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल, बड़े बड़े न्यूमेरिकल सब इसमें हमारे चलते रहेंगे। तो इस तरीके से देखिए कंसेप्ट ही चल रहा है इसके अंदर, ये कंसेप्ट का रजिस्टर है। यानी हम कंसेप्ट कंसेप्ट में ही बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि भाई सर न्यूमेरिकल तो चुटकियों में निकलेगा बच्चे से। आप देख रहे हैं ये चल ही रहा है, ये पहले चैप्टर का कंसेप्ट है, चल ही रहा है। और आपको मैंने अभी कोई रिवीजन बुक में दिखाया था, सिर्फ 3 पेज में पूरा रिवीजन था। तो कंसेप्ट इस तरीके से हमारे चलते रहेंगे। तो यहां पर हमारे कंसेप्ट चल रहे हैं जी, ओके। चलो जी सर, हमें कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। इसके साथ में हमारा चलेगा प्रैक्टिकल रजिस्टर। प्रैक्टिकल रजिस्टर में क्या होगा, लो जी BQ1 करते हैं, लो जी BQ2 करते हैं, ये सब क्लास के क्वेश्चन है। BQ3 करते हैं, कोई भी पॉइंट है वो हाईलाइट करके समझाए जाएंगे। इसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 है, वो मान लीजिए हमारे BQ1 2 3 के अंदर से कवर हो रहा है, उनके जैसा है, तो फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन भी क्लास में चलेंगे। ऐसे ही कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन, कुछ BQ आपको होमवर्क में मिलेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कितने नोटबुक कल से कैरी करनी है, तो क्लास के टाइम पे आपको दो नोटबुक कैरी करनी है, एक प्रैक्टिकल की और एक कंसेप्ट की। कंसेप्ट की 200 पेज की और प्रैक्टिकल की 200 पेज की दो ले लेना, या फिर एक 400 पेज की बना लेना, उसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास बच्चे का डाउट आता है कि सर हम लोगों को डाउट आएगा तो हम डाउट कैसे पूछेंगे। तो बेटा डाउट सिस्टम हमारा बड़ा सिंपल सा और आसान सा है। आप लोगों को क्या करना है, जैसे आपको मान लीजिए BQ1 के अंदर कोई डाउट आया, ठीक है, आप क्या करेंगे, अब मैं क्लास में मोबाइल नहीं है मेरे पास, मैं बता देता हूं आपको। आप मोबाइल से फोटो क्लिक करेंगे इस क्वेश्चन की और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। मेरा पर्सनल नंबर है ये, इस पे व्हाट्सएप ही करिएगा। मैं कॉल्स नहीं उठाता क्योंकि पूरे दिन हम रिकॉर्डिंग में, कभी नोट्स बनाने में, कभी किसी चीज में रहते हैं, तो मैं कॉल्स नहीं उठाता। तो कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा आप लोग 9891314730। व्हाट्सएप नंबर फॉर डाउट्स। अब डाउट पूछेंगे कैसे वो बताता हूं मैं आपको। आपने क्या किया, आपने इस क्वेश्चन की फोटो खींची और वॉइस मैसेज करेंगे, टेक्स्ट में मत लिखना, टेक्स्ट में लिखने में बहुत टाइम खराब होता है, सीधे वॉइस मैसेज कर दो। सर मैं राहुल बोल रहा हूँ, आपका रेगुलर बैच का स्टूडेंट एफएम का। मेरे को BQ1 में ये डाउट आ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस है, इसमें 6 लाख रुपए कहां से आए। ठीक है, आपने डाउट छोड़ दिया।
उसके बाद में मेरा डेली का एक स्पेसिफिक टाइम रहता है, उस टाइम पे मैं सबको बैठ के रिप्लाई करता हूँ। मेरा वॉइस नोट में ही आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। जैसे मैंने डाउट पढ़ा आपका, देखा, मैं वॉइस नोट में ही आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा। बेटा, जो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डीपीएस के अंदर 6 लाख रुपीज हैं, वो क्वेश्चन ने फर्स्ट लाइन में खुद ही मेंशन कर रखा है, इसकी कोई कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने आपको दे दिया, आपको डाउट क्लियर हो गया। तो सिंपल सा तरीका है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास रहेगा, फोटो खींचिए, अपना नाम बताइए, कौन से कोर्स के बच्चे हैं वो बताइए, और अपना डाउट भेज दीजिए। अपना नाम और कोर्स का नाम जरूर बताइए फोटो के साथ में, क्योंकि हमारे रेगुलर बैच के साथ में अदर बहुत सारे बैच चलते हैं। दूसरा, कई बच्चे कुछ पुराने बैच के होते हैं, कई नए बैच के होते हैं, तो उसके अंदर क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो अपना नाम और बैच का नाम लिखकर और डाउट आपने भेज दिया, आपका डाउट 101% सॉल्व होगा। चलो जी, ये डाउट वाली बात हो गई। अब हम जाते हैं वापस। तो जी, हमने सिलेबस भी देख लिया, जो बच्चों को ऑलमोस्ट पता ही था, क्योंकि सेकंड ग्रुप के अंदर हमारे पेपर हैं कोस्टिंग भी और एफएमएसएम भी, वहां तक आते आते बच्चों को कोर्स का पता ही होता है। बुक्स हमने समझ ली कि हम इस तरीके से एफएम की चलेंगे, जब एसएम के पेपर की बात आएगी तो उसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। अब ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर है, ये क्या है, और इसके कुछ बेसिक टर्म हम आज सीखने वाले हैं, और जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो सारा का सारा कल से स्टार्ट होगा। आज हम एफएम के बारे में समझेंगे, आखिर ये क्या चीज है, ठीक है। इसे हम छोड़ते हैं और आराम से एक कहानी सेट करते हैं, जिससे हमें एफएम पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। देखो, हमारे पास प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस तरीके से बहुत सारी तरीके से हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब एफएम में कवर नहीं है। एफएम के अंदर कवर है कॉरपोरेट। कॉरपोरेट को आप बोलते हैं बेसिकली कंपनी, ठीक है। तो हम कंपनीज के बारे में इस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब कंपनी के अंदर क्या होता है, कोई एक पर्सन होता है जो एक आइडिया लेके आता है कि भाई हम क्या काम करेंगे, उसका नाम होता है प्रमोटर। तो प्रमोटर एक आइडिया लेके आता है कि भाई हम ऐसा काम करेंगे। कोई भी बिजनेस कर सकते हैं आप, मोबाइल बनाना, गाड़ियां बनाना, कैलकुलेटर बनाना, एसी बनाना, एसी के रिमोट बनाना, पानी के गिलास बनाना, कोई भी काम सोच सकते हैं आप। ठीक है जी, हमने एक आइडिया ले लिया कि भाई हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर बनाते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर बनाने की फैक्ट्री सेटअप करेंगे। तो प्रमोटर, आइडिया है कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हमें ये काम करना है जी, ओके। बहुत अच्छी बात है, आपने कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट की। अब कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब आपने स्टार्ट की, तो आपको कंपनी स्टार्ट करने के लिए कुछ मशीनों की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हम लिखते हैं बिजनेस, आपको कुछ नहीं लिखना, ओके। ये बिजनेस आइडिया आ गया। बिजनेस के अंदर एक होता है एप्लीकेशंस ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब है कि आखिर हम जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं, उसमें पैसा किस चीज में लगने वाला है, इन्वेस्टमेंट कहां पर होगा, ठीक है। तो हमारे पास जब भी आप कोई फैक्ट्री सेटअप वगैरह करेंगे, तो हमारे पास दो पार्ट में इन्वेस्टमेंट होगा। एक तो फिक्स्ड एसेट्स में। फिक्स्ड एसेट्स में भाई क्या क्या चीजें, फिक्स्ड एसेट्स में आप लोग प्लांट मशीनरी लेंगे, एक फैक्ट्री बिल्डिंग होगी कोई, तो फैक्ट्री बिल्डिंग हो गई आपके पास, उसमें प्लांट मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सब फिक्स्ड एसेट्स में आ गया। इसके अलावा कोई आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं जब आप किसी चीज की फ्रेंचाइजी वगैरह लेते हैं। जैसे आप मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक फ्रेंचाइजी फीस देनी पड़ेगी, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। तो फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके हो सकते हैं। दूसरा, अब हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स तो आ गई, हमारे पास मशीनें तो आ गई, लेकिन कैलकुलेटर बनाने के लिए बताइए क्या चाहिए, मशीनों पे प्लास्टिक भी तो हमें गर्म करके, ये क्या करते हैं, गर्म प्लास्टिक की शीट्स लेते हैं, उसे गर्म करते हैं, मेल्ट कर देते हैं, मेल्ट करने के बाद ये डाइयों में जाता है, डाई में जाके इसकी शेप निकल कर आती है।
फिर उसके अंदर ग्लास फिट होते हैं, ये जिस पर स्क्रीन दिखेगी, ये सोलर पैनल है, ये सारे बटन्स अलग अलग बनेंगे, इनके ऊपर इंक लगेगी। और कैलकुलेटर खोल के आप सभी ने देखा हुआ है, उसका डेमो मैं नहीं दूंगा। अब बच्चे कहते हैं सर इसका भी डेमो दे डालो, खोल दो इसको, नहीं। तो डेमो आपने देखा हुआ है, अंदर एक चिप वगैरह होती है, उस पे पता नहीं काले पीले से सांप से चलते रहते हैं, वो हमारे पास चिप वगैरह भी हम बनाएंगे, ठीक है जी। तो इन सब कामों के लिए हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आपके पास क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो सर करंट एसेट्स में क्या क्या? सबसे पहली चीज कैश इन हैंड होना चाहिए, तो कैश इन बैंक बैलेंस आ गया। दूसरा आपके पास मेजर चीज स्टॉक। स्टॉक आपके पास रॉ मटेरियल का, डब्ल्यूआईपी का और फिनिश गुड्स का, तीन चीजों का स्टॉक हो सकता है। रॉ मटेरियल का स्टॉक यानी प्लास्टिक पड़ा हुआ है, प्लास्टिक की शीटें। डब्ल्यूआईपी स्टॉक यानी मशीनों के ऊपर जो काम चल रहा है रॉ मटेरियल के ऊपर, उसे डब्ल्यूआईपी बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स का मतलब कैलकुलेटर बनके तैयार हैं, तो कई सारे कैलकुलेटर आपके पास बने हुए भी रखे होंगे। तो इस तरीके से आपके पास स्टॉक होगा, उसमें आपको पैसा लगेगा। तीसरा आपके पास डेटर्स या रिसीवेबल्स हो सकते हैं। तो डेट रिसीवेबल्स और डेटर्स में क्या फर्क रहता है? रिसीवेबल के अंदर डेटर्स के साथ बीआर भी आ जाते हैं, बिल्स रिसीवेबल, तो हम डेटर्स मान लेते हैं। तो कैश है, बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, ये मेजर आइटम है जो करंट एसेट्स में आ जाते हैं। और करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास आ जाते हैं क्रेडिटर्स, जिनसे हमें उधार मिल जाता है, तो उससे हमारा इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाता है। उधार पैसा मिल गया तो हमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा। ऐसे ही हमारे को ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी वगैरह बाकी चीजें मिल सकती हैं। और इसमें करंट एसेट्स में भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रीपेड हो सकता है और शॉर्ट टर्म एडवांस हो सकते हैं। ऐसी करंट लाइबिलिटी में भी बहुत सारी चीजें हैं जो बिजनेस से रिलेटेड मेजर हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। तो कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये हमारे पास वर्किंग कैपिटल का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, बिजनेस हमें करना है। प्रमोटर साहब आइडिया लेके आए हैं कि हम भाई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलेंगे जिसपे कैलकुलेटर बनेंगे, ओके जी। अब इसके बाद में हमने एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर पैसा हमें इन्वेस्ट करना है। तो भाई एक तो हमें कुछ फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, और वर्किंग कैपिटल चाहिए जो स्टॉक होगा हमारे पास। हमारे कुछ डेटर्स होंगे जिन पे पैसा हमारा ब्लॉक हो जाएगा, 30 दिन बाद देंगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद देंगे। कुछ कैश बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए। कुछ क्रेडिटर वगैरह हमें सपोर्ट कर देंगे, उधार मिल गया सप्लायर से तो फायदा हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास वर्किंग कैपिटल, इनमें पैसा लगेगा। अब मान लीजिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ये सब कुछ एक्सपेक्टेड चल रहा है अभी, एक्सपेक्टेड। अभी हम कागज पे वर्क कर रहे हैं कि भाई इस तरीके से होगा। तो 1000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से जो ये फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 800 करोड़ रुपया तो हमारे इसमें लग जाएगा। और 200 करोड़ की हमें वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, जिसमें हमारे स्टॉक, डेटर, कैश बैलेंस, क्रेडिटर वगैरह सब सेट ऑफ होकर पूरी नेट वैल्यू आ जाएगी। तो 1000 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट है, ओके। अब इससे होगा क्या? ये जो सारा कार्यक्रम आपने किया, इससे होगा ये कि आपकी मशीनें लगी हुई हैं, आपके पास स्टॉक है जो मशीनों पर चल रहा है, आप इससे कैलकुलेटर बनाकर उस कैलकुलेटर को बेचेंगे। यही हमारा काम है। कैलकुलेटर बना किस लिए रहे हैं? बेचने के लिए। तो हमने कैलकुलेटर बना लिए इस पूरी एसेट्स के साथ, हमारे कैलकुलेटर बाजार में बिके। इन कैलकुलेटर को बनाने की आपकी कॉस्ट आती है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों आ जाती हैं। तो आपकी जो भी वेरिएबल खर्चा है या फिक्स खर्चा है वो सब हमने माइनस कर दिया जी, कॉस्ट माइनस हो गई। फिर हम इसे बोलते हैं, जो वैल्यू आती है, ईबीआईटी। और वैसे जनरली हम लोग इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि आखिर इस बिजनेस से हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और अब मैंने आपको बताया भी था हमारा पहला चैप्टर क्या होगा, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। तो जब उस चैप्टर में जाएंगे तो पूरा इन डेप्थ चले जाएंगे, अभी सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये आ गया, तो सेल करिए आपने, उसमें से खर्चे माइनस किए, प्रॉफिट निकल कर आ गया। ये हमारा बिजनेस भाई चल रहा है इस तरीके से। चलो जी, ये तो यहाँ की बात हो गई। अब भाई ये जो 1000 करोड़ है, ये जो पैसा हमें इन्वेस्ट करना है, भाई पैसा पेड़ पे तो लटकता नहीं है, पैसा तो कहीं ना कहीं से आएगा। क्या प्रमोटर के पास इतना पैसा है कि वो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दे? अगर प्रमोटर खुद 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो प्रोप्राइटरशिप में चला जाएगा, इंडिविजुअली काम करेगा ना, फिर कंपनी क्यों खोलेगा? अगर उसके दो तीन दोस्त मिलके पैसा डाल सकते हैं तो वो पार्टनरशिप में चला जाएगा। हम यहां पर बड़ी बात कर रहे हैं,
बड़ा पैसा 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इतना पैसा एक आदमी के पास नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में कॉर्पोरेट सिस्टम है कि आप कंपनी खोलिए। कंपनी खोलने के बाद में आप इस पैसे को अलग-अलग लोगों से मंगवा सकते हैं। कहाँ-कहाँ से मंगवा सकते हैं? इसका नाम होता है सोर्सेज ऑफ फंड्स। कि ये फंड कहाँ-कहाँ से आएगा? मंगवाना कितना है? जितना लगाना है, बड़ा सिंपल। 1000 करोड़ रुपीज मंगवाने हैं, जितने पैसे लगाने हैं उतने ही मंगवाएंगे, फालतू क्यों मंगवाएंगे? सोर्सेज ऑफ फंड हमारे पास में बटा हुआ है इस तरह से। सबसे पहला सोर्स है इक्विटी, शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर होल्डर से आप पैसा मंगवा सकते हैं। और दूसरा फिर है प्रीफरेंस शेयर्स। तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आप मंगवा लीजिए। और तीसरा है डेट। डेट के अंदर आ जाते हैं लोन। वो डिवेंचर भी हो सकता है। डिवेंचर अनसिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन है वो। और आप बैंक से लोन ले सकते हैं। तो डिवेंचर, बैंक टर्म लोन, इस तरीके से आप लोन ले सकते हैं। इन तीनों की एक अलग अलग नेचर है। ये हमारे पास तीन सोर्स रहते हैं। एक तो इक्विटी फंडिंग है, एक प्रीफरेंस शेयर्स से फंडिंग है, और एक डेट फंडिंग है। जो डेट फंडिंग होती है उसके बड़े क्लियर रूल रहते हैं। वो कहता है डेट, तुम्हारा प्रॉफिट हो या ना हो, मुझे मेरी पेमेंट करोगे। उस पेमेंट को नाम दिया गया है इंटरेस्ट। तो इनको इंटरेस्ट चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तुम्हारा फायदा हो या नुकसान हो, इन्हें पैसा चाहिए ही चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, हम लोग तीन दोस्त मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है? दो दोस्त कह रहे हैं कि प्रॉफिट होगा तो उठाएंगे, नहीं होगा तो नहीं उठाएंगे। और एक दोस्त कह रहा है प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझे तो अपना हिस्सा चाहिए ही चाहिए। तो अगर कोई ऐसा बंदा है, क्या उसे डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाएगा? क्योंकि डिसीजन लेने की वजह से प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो कह रहा है मुझे तो अपना पैसा चाहिए ही चाहिए। तो भाई अगर तुम्हें अपना पैसा चाहिए ना, फिक्स, तो तुम डिसीजन मेकिंग से आउट हो जाओ। क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। भाई जो रिस्क लेगा वही तो कंपनी के बारे में सोचेगा। आप सोच के देखिए, जिसका रिस्क ही नहीं है, जिसको पता है मुझे तो मिलना ही मिलना है, डिसीजन सही हो जाए तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, ऐसे बंदे को डिसीजन मेकिंग में नहीं लिया जाता। डिसीजन मेकिंग में सिर्फ कंसर्न पार्टी आती हैं, जिनके डिसीजन लेने से गलती होने पर उन्हें भी उसका भुगतान करना पड़े। यहां तो डिवेंचर कहते हैं, बैंक कहता है मुझे मेरा ब्याज दो, तुमने पैसा लिया है, तो ये डिसीजन मेकिंग में नहीं आते। ओके। तो क्या इनका कंट्रोल है? अगर हम बात करें बिजनेस के ऊपर, कोई कंट्रोल? इनका कोई कंट्रोल नहीं है। बिजनेस ये नहीं चलाते। अच्छा, क्या बिजनेस के लिए ये रिस्की है? यस, ये रिस्की है। पूछिए कैसे? कमाओ या ना कमाओ, इस कंपनी को मान लो, इस कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड। एक्स वाई जेड लिमिटेड की कमाई हो या ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो, मान लीजिए जो प्रॉफिट है ये जीरो है, और इंटरेस्ट देना है 100 करोड़ रुपए, तो भी देना पड़ेगा, अपनी जेब से देना पड़ेगा। अपनी जेब से कौन देगा? अभी आएंगे उन दोनों पर, शेयर होल्डर्स देंगे। तो भाई कंट्रोल तो इसका कुछ भी नहीं है। क्या ये कंपनी के लिए रिस्की है? यस, ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है भाई, कंट्रोल नहीं करेगा लेकिन रिस्की है। रिस्की क्यों? क्योंकि पेमेंट लेके जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास आती है तीसरी चीज, कि क्या ये महंगा है या सस्ता है? तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी कॉरपोरेट हैं उनके पास तीन सोर्स होते हैं, इक्विटी, प्रीफरेंस और डेट। डेट सबसे सस्ता होता है, सबसे सस्ता। आपको पता भी होगा कि जो बैंकों का लोन होता है, जो बैंकों की एफडी होती है, उसकी रिटर्न बहुत कम होती है। लोन पे बहुत कम ब्याज होता है, 8%, 9%, 10% पे लोन मिल जाता है। जबकि अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड, जो इक्विटी शेयर्स हैं, वो 30, 40, 50% तक की रिटर्न दे जाते हैं। तो ये बहुत ही सस्ते होते हैं, लो कॉस्ट, बहुत सस्ते, लेकिन रिस्की हैं। तो कंट्रोल कुछ नहीं करेंगे, कमाओ या मत कमाओ पैसा लेके जाएंगे, और कॉस्ट इनकी कम रहती है। ये इनके तीन फीचर रहते हैं। तो यहां पे मैं तीन फीचर रख देता हूं इसको। कंट्रोल बहुत कम, रिस्की बहुत ज्यादा, कमाओ मत कमाओ, और
अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट इनकी बहुत कम है और इंटरेस्ट इनको जो पेमेंट करते हैं उसका नाम है इंटरेस्ट। अब प्रीफरेंस शेयर से दूसरे फंडिंग करने वाले, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल क्या है भाई? इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल भी है, और यहां पे मैं लिख देता हूं इक्विटी फंड। इक्विटी फंड शॉर्ट में आ जाएगा, आसान रहेगा, ठीक है, इक्विटी फंड। अब जरा देखिए, जो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है उसका नाम भी शेयर कैपिटल होता है, और एक शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। इन दोनों में कंपनी का मालिक कौन होता है? कई बार ये क्वेश्चन आता है, तो मैं बता देता हूं, इक्विटी और प्रीफरेंस दोनों कंपनी के ओनर होते हैं, दोनों। लेकिन प्रीफरेंस शेयर कैपिटल मांगते हैं फिक्स डिविडेंड। ये कहते हैं हमें फिक्स डिविडेंड चाहिए, लेकिन एक कंडीशन लगा रखी है, इफ यू अर्न प्रॉफिट। अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो। जबकि डिवेंचर क्या कह रहे थे, बैंक ने लोन दिया था, वो क्या कह रहा था, भाई तू कमा या मत कमा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रीफरेंस शेयर कहते हैं कि हमें फिक्स पेमेंट चाहिए। इनको जो पेमेंट की जाती है उसका नाम दिया जाता है डिविडेंड। ये कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन ये डिविडेंड सिर्फ तभी लेंगे जब आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपको लॉस है तो उस साल आपको डिविडेंड नहीं देना। इसके अंदर क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, वो जिस भी टाइप का हो। क्यूमुलेटिव के अंदर ये होता है कि इस साल नहीं दिया तो अगले साल के प्रॉफिट से पिछले साल का और अगले साल का दोनों जोड़ के दे देना। नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं कि भाई प्रॉफिट हुआ तो दो, नहीं हुआ मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मुझे बताइए, फिक्स पेमेंट मांग रहे हैं, क्या ये डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे? इन तो फिक्स पेमेंट चाहिए, तो आंसर इज, ये डिसीजन मेकिंग में अगर इन्हें डिविडेंड दोगे फिक्स, आपका प्रॉफिट है, मेरा प्रॉफिट आया जी, आपने इस प्रॉफिट में से इनको डिविडेंड दे दिया, तो ये डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि फिक्स पेमेंट उठा रहे हैं और प्रॉफिट आ रहा है कंपनी में। लेकिन अगर प्रीफरेंस शेयर्स हमारे क्यूमुलेटिव हैं और 2 साल तक इनको डिविडेंड ना दिया जाए, तो आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा, आप डिविडेंड नहीं दे रहे, एक साल नहीं दिया कोई बात नहीं, दूसरे साल नहीं दिया कोई बात नहीं, फिर इनके पास वोटिंग राइट आ जाता है, फिर ये भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमारे पास प्रीफरेंस शेयर्स की बात की जाए तो क्या वो कंपनी को कंट्रोल करते हैं? तो पार्शियली करते हैं। अगर उन्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा तो वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे, अदरवाइज वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं, क्या ये कंट्रोल करते हैं? तो अगर प्रॉफिट मिलता रहे, डिविडेंड मिलता रहे, तो नहीं करते। अगर डिविडेंड नहीं दिया जाएगा तो ये भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हम कंट्रोल कह सकते हैं इनका मीडियम है या पार्शियल है। ओके, क्या ये रिस्की है? तो रिस्की ये पार्शियल है, रीजन मीडियम। अगर प्रॉफिट होगा तो फिक्स पेमेंट करनी पड़ेगी, प्रॉफिट नहीं होगा मीडियम। हाँ, अगर प्रॉफिट होगा तो आपको इन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर प्रीफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है और आपने एक साल नहीं कमाया तो दूसरे साल डबल देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन पे रिस्क तो है, पर ये इतने रिस्की नहीं है जितने डेट है। डेट क्या करते हैं, डेट तो बड़े नालायक होते हैं, तुम कमाओ या मत कमाओ हमें चाहिए, यानी तुम रोटी खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। बड़े बदतमीज हैं, बहुत रिस्की हैं। लेकिन प्रीफरेंस थोड़ा सा आपके, तुम्हें रोटी नहीं मिली कोई बात नहीं, हम भी इस बार बिना खाना खाए रह लेंगे, तो ये थोड़ी सी नरमी बरत लेते हैं, तो इसलिए मीडियम रिस्की है। ओके, अच्छा, इनकी कॉस्ट कैसी रहती है? तो इनकी कॉस्ट डिवेंचर से ज्यादा और इक्विटी से कम रहती है, तो इनकी कॉस्ट मीडियम होती है। और आपको एक बात पता होगी वैसे, प्रीफरेंस शेयर भी एक टाइम के बाद इक्विटी शेयर में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कन्वर्टेबल होते हैं मोस्टली प्रीफरेंस शेयर। तो शुरू में ये अपना प्रीफरेंस शेयर के नाम से चलते हैं, बाद में ये भी इक्विटी बन जाते हैं, पर जब तक ये प्रीफरेंस शेयर हैं तब तक इनकी ये स्टेज रहेगी। ओके, इसके बाद आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। आ जाइए, अब मैं जरा डिविडेंड इनको देने से पहले और चीजें देने से पहले आपको जरा इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आगे की कहानी बताता हूं। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसमें से पहले दिया जाता है इंटरेस्ट। बाकी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ऐसे ही हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, तो इसलिए आपको बिल्कुल ऐसे लाइटली लेना है जैसे कहानी सी चल रही है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट आता है उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट दिया जाता है, फिर गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है, फिर प्रीफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया जाता है,
उसके बाद में जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी। फिर होती है एजीएम। एजीएम के अंदर ये फाइनल किया जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया जाए। जैसे एप्पल ने शुरू के 10 साल तक 1 भी रुपया डिविडेंड दिया ही नहीं। भाई डिविडेंड नहीं दे रहे तो इक्विटी शेयर होल्डर क्यों रुके हुए हैं? यस, यही तो बात है। होता क्या है, अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड पेड, अब बताइए इक्विटी शेयर होल्डर क्या करेगा? इस पैसे को अपने घर पे लेके जाएगा, बैंक में एफडी बना देगा उसकी, या फिर किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लेगा। तो जो कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही होती है वो डिविडेंड देती ही नहीं। वो क्या करती है, कहती है कि एक काम करो, अपने पैसे को बिजनेस में रिटेन कर लो। इसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। आप लोग जो पढ़ते थे ना अकाउंट में, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो रिटेन्ड अर्निंग को ही बोलते हैं। तो कंपनी के हाथ में होता है कि भाई कितना डिविडेंड देना है, कितना रिटेन करना है। उसपे शेयर होल्डर ही वोटिंग करते हैं कि उनको डिविडेंड चाहिए या उनको बिजनेस में रिटेन करना है। बिजनेस में अगर रिटेन करेंगे पैसा खत्म नहीं होगा, बल्कि बिजनेस में ही री इन्वेस्ट हो जाएगा, उसी बिजनेस के अंदर बार बार लगता रहेगा। जैसे प्रोपराइटर भी होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे प्रोपराइटर की कमाई हुई 1 साल की 10 लाख, ठीक है, उसकी कैपिटल है 100 लाख, उसने 10 लाख रुपए कमाए, उसमें से 5 लाख वो घर पे ले गया ड्रॉइंग्स, बचे हुए 5 लाख बिजनेस में ही री इन्वेस्ट हो जाएंगे। अब उसकी कैपिटल 105 लाख हो जाएगी। तो उसकी कैपिटल धीरे धीरे बढ़ती रहती है। आप लोग क्या करते थे इंडिविजुअल की अकाउंटिंग में, कैपिटल के अंदर प्रॉफिट को ऐड कर देते थे और ड्रॉइंग्स को माइनस। तो देखिए कैपिटल 100 लाख प्लस प्रॉफिट 10 लाख माइनस ड्रॉइंग, अब अगले साल की कैपिटल 105 लाख। तो धीरे धीरे बिजनेस की कैपिटल बढ़ती रहती है। तभी तो ये जो कंपनियां 10-10 रुपए का शेयर, एमआरएफ का शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू है और मार्केट में वो 1 लाख रुपए प्लस पे बिकता है। सोचो 1 लाख रुपए प्लस, 10 रुपए का शेयर 1 लाख का कैसे हो गया भाई? उसका प्रॉफिट वो बिजनेस में लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे, धीरे धीरे उनकी कैपिटल बढ़ती रही। फेस वैल्यू चेंज नहीं होती पर मार्केट वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये कंपनी का अपना डिसीजन रहेगा कि वो डिविडेंड दे या ना दे। ओके, ठीक है। अब हमारे पास इक्विटी फंड के लिए इनको डिविडेंड दिया जाता है और इनका एक हिस्सा रिटेन भी किया जा सकता है। तो इक्विटी फंड से जो पैसा आता है वो दो तरीके से आता है। एक इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जो पैसा आपने रिटेन किया, वो भी तो फंडिंग हो गई। जो पैसा बिजनेस में रोक लिया, री इन्वेस्ट कर दिया, वो भी फंडिंग है। तो रिटेन्ड अर्निंग, इनके थ्रू दो आपकी फंडिंग आएंगी। तो इक्विटी से दो फंडिंग आएंगी, एक शेयर कैपिटल जब इशू होती है तब, और दूसरा हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट रिटेन करके री इन्वेस्ट कर सकते हो बिजनेस के अंदर, रिटेन्ड अर्निंग। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल सीधा सीधा पैसा पकड़ाते हैं, डिवेंचर भी सीधा पैसा पकड़ाते हैं। डिवेंचर बदले में इंटरेस्ट लेके जाते हैं, प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड लेके जाते हैं, और इक्विटी शेयर्स एजीएम में बैठ के डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड लेके जाना है और कितना बिजनेस के अंदर रोकना है। बाकी ये जो प्रॉफिट फॉर इक्विटी है ये पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर का है। जितना भी प्रॉफिट है उन्हीं का है। वो घर ले जाना चाहे तो कैश में घर ले जाओ, घर नहीं ले जाना तो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दो, बाद में विड्रॉ कर लेना, पैसा उन्हीं का है। मालिक, असली मालिक जो बोले जाते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। इनका अगर मैं बात करूं बिजनेस में कैसा कंट्रोल है, अरे तो यही तो सारे डिसीजन लेते हैं, इनके पास वोटिंग पावर है, कंट्रोल सबसे हाई इनके पास है। अगर बात की जाए क्या ये कंपनी के लिए रिस्की है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? प्रॉफिट होगा तो ले इनको देना है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो लॉस यही बियर करते हैं। तो कंपनी का सारा लॉस अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर आता है और कंपनी का सारा प्रॉफिट भी इक्विटी शेयर होल्डर ही ले जाते हैं। इसीलिए तो जो कंपनी चल जाती है उसके शेयर होल्डर करोड़पति अरबपति हो जाते हैं, जो कंपनी पिट जाती है उसका दिवाला निकल जाता है। तो क्या ये कॉस्टली है? यस, हाई कॉस्ट, बहुत महंगे पे इक्विटी फंडिंग होती है। अब इक्विटी फंडिंग जो होती है इसमें बच्चे कहते हैं कि सर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे महंगा हो सकता है? अगर कमाई होगी तो इनको मिलेगा, कमाई नहीं होगी तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये फंडिंग महंगी कैसे हो सकती है? तो मैं आपको बताता हूं, इक्विटी फंडिंग महंगी ऐसे होती है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो इन्वेस्टर है, जैसे एक है ए लिमिटेड और एक है बी लिमिटेड, और हम कौन सी कंपनी है, XYZ लिमिटेड,
हम XYZ लिमिटेड की बात कर रहे हैं अभी। अब देखिए, ये तीनों कंपनियां कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। अब ए लिमिटेड पुरानी कंपनी है और अपने शेयर होल्डर को 40% रिटर्न दे रही है, ठीक है। बी लिमिटेड भी पुरानी है, ये 35% रिटर्न दे रही है। तो अब XYZ में अगर कोई भी शेयर होल्डर पैसे लगाएगा, तो आप भी कैलकुलेटर बना रहे हो, एक 40% कमा रहा है, एक 35% कमा रहा है, तो बताइए XYZ से क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी। XYZ नई कंपनी है, तो कम से कम 25% तो दे, 20% तो दे। तो 20 से 25% तो नई कंपनी से एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो इक्विटी शेयर होल्डर पहले ही दिमाग सेट करके बैठे हैं कि भाई कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी में कमाई होती है। जैसे आप लोग ये माइंड सेट करके पढ़ाई करते हो कि टीचर बहुत पैसे कमाते हैं, मैं आपको बता दूं टीचर कुछ पैसे नहीं कमाते। टीचर सिर्फ समाज सेवा करते हैं। पैसे तो जो सीए प्रैक्टिस में होते हैं, जो जॉब में होते हैं, वो कमाते हैं। अभी हमारा एक स्टूडेंट 85 लाख का पैकेज लगाया, उसका 1 ईयर हुआ है सिर्फ सीए बने हुए। तो असली पैसा तो वो कमाते हैं, हम लोग तो बस समाज सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे आपका माइंड सेट है, आप मानोगे नहीं मेरी बात को। आप लोग यही मान के चलते हो बहुत पैसे कमा रहे होंगे। इतने की एक पेन ड्राइव है, इतने की एक गूगल ड्राइव है, इतनी तो बिक जाती होंगी। आप लोग को लगता है खर्चा तो कुछ है ही नहीं सर लोगों का, इन्हें क्या करना है, एक रिकॉर्डिंग करी और उसके बाद में बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। बेटा बहुत खर्चा होता है हम लोग का, वो भी मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा, बताऊंगा एक दिन कि हमारी कितना हमें बचता है कितना नहीं। लास्ट में जाके नॉमिनल एक बच्चे से 100-200 रुपए मुश्किल से हमें बचते हैं। अच्छा, वो मैं बताऊंगा कैसे बचते हैं। ए लिमिटेड 40% कमा रहा है, कैलकुलेटर है। बी लिमिटेड भी कैलकुलेटर बना रहा है, 35% कमा रहा है। तो XYZ नया भी है ना, तो 20-25 तो कम से कम दे। जबकि मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट तो 10% पे आपको लोन मिल जाएगा। प्रीफरेंस शेयर 15% के आसपास लेते हैं। इक्विटी का फिक्स रेट नहीं होता। अच्छा, इक्विटी प्रीफरेंस शेयर जो होते हैं और डिवेंचर जो होते हैं, इनके रेट फिक्स होते हैं। जैसे 10% डिवेंचर, 15% प्रीफरेंस शेयर, इनका रेट फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। इक्विटी के आगे कोई रेट नहीं होता। तो बच्चा सोचता है फ्री में, फ्री में नहीं बेटा। इसके आगे रेट इसलिए नहीं है क्योंकि इसका रेट चेंज होता रहता है हर साल, वेरिएबल है। जैसे कि ए लिमिटेड 5 साल पुरानी है और 40% कमा रही है। बी लिमिटेड 4 साल पुरानी है और 35% कमा रही है। और XYZ लिमिटेड का ये फर्स्ट ईयर है। तो शेयर होल्डर पहले साल सोचेगा 20 से 25 मिल जाए, दूसरे साल सोचेगा 25 से 28% मिल जाए, तीसरे साल सोचेगा 28 से 30% के आसपास मिल जाए। फोर्थ ईयर में कहेगा देखो बी लिमिटेड 4 साल पुरानी थी तो 35 कमाती थी, अब हमें भी 35% मिलना चाहिए। पांचवें साल में सोचेगा कि अब ए लिमिटेड 40% कमा रही थी, तो पांचवें साल में 40। तो ऐसे XYZ लिमिटेड के शेयर होल्डर हर साल अलग अलग एक्सपेक्टेशन करेंगे। जैसे मैं बात करूं, कोविड गया, तो कोविड के अंदर सारे बिजनेस ठप हो गए, तो सारे शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन डाउन हो जाती है। और ऐसे में ही सीरम कंपनी ने कोविड वैक्सीन बनाई थी, कोविड वगैरह, तो सीरम कंपनी के शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हुई क्योंकि बहुत वैक्सीन बिक रही थी। फिर कोविड चला गया, कोविड को सब भूल भी गए। अब बताइए, अब कोविड की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कम होगी क्योंकि अब उतनी वैक्सीनेशन की नीड नहीं है, सब लोगों को दुनिया में वैक्सीन लग चुकी है। कोविड तो नॉर्मल बुखार की तरह से चला गया। तो क्या हो सकता है कि एक सीजन ऐसा हो सकता है जब वैक्सीन बनाने वाले के शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है क्योंकि बहुत वैक्सीन बिक रही है, और सेम टाइम पे कोई जो दूसरे बिजनेस कर रहे थे उनकी एक्सपेक्टेशन कम क्योंकि उस टाइम उनकी दुकानें बंद हो गई थी। तो ऐसे एक्सपेक्टेशन बदलती रहती है। तो शेयर होल्डर सबसे महंगे होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ईयर टू ईयर उनकी एक्सपेक्टेशन बदलती रहती है। ठीक है, अब जरा हम यहां पर आते हैं, इंटरेस्ट। हाँ, अब जरा आराम से देखिए इसको। अब हम लोग जरा सिंपल तरीके से, अब आराम से, आप लोग को करना कुछ नहीं, आराम से कहानी सी चल रही है बस, पढ़ाई तो कल चालू होगी, आज तो ऐसे ही एक आइडिया दे रहा हूं। तो एक बिजनेस है, जो कंपनी है, इन्वेस्टमेंट करने होते हैं उसे फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म में, और वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। फिर वो पैसा मंगवाने के लिए उसके पास अलग अलग तरीके हैं। इक्विटी फंडिंग हो सकती है, शेयर कैपिटल के थ्रू, और ईयर टू ईयर पैसा रिटेन करके। प्रीफरेंस शेयर से मंगवा सकता है, डिवेंचर से मंगवा सकता है। अगर हम बात करें तो डिवेंचर का कोई बिजनेस पे कंट्रोल नहीं है, बहुत हाई रिस्क है क्योंकि इनको फिक्स पेमेंट चाहिए, लेकिन ये सस्ते होते हैं। प्रीफरेंस शेयर की बात की जाए तो ये फिक्स डिविडेंड लेते हैं, कंट्रोल मीडियम रहता है। मीडियम कैसे, ये वोटिंग पावर में कई बार आ जाते हैं, अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे तो इनके पास वोटिंग पावर आ जाती है, वरना नहीं रहती। रिस्की मीडियम है, प्रॉफिट कमाओगे तो लेंगे, प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो फिर अगले साल डबल लेंगे। कॉस्ट इनकी मीडियम रहती है, रेट इनका मीडियम रहता है। फिर इक्विटी जो फंडिंग है
उनको डिविडेंड देते हैं, रिटेन अर्निंग भी उन्हीं का रहता है। तो बेसिकली डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग फॉर द ईयर वो इनकी रहती है। इसे हम अर्निंग पर शेयर भी बोलते हैं कि एक शेयर पे आपने कितना कमाया। तो इनकी कॉस्ट जो रहती है वो बहुत हाई होती है। इनका कंट्रोल भी कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा इन्हीं का कंट्रोल है, यही होलसेल है, यही मालिक हैं। और पूरी वोटिंग पावर इन्हीं के पास है। रिस्क कोई नहीं है, अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इधर आते हैं, बिजनेस कर क्या रहा है। बिजनेस में जो सामान बन रहा है वो बाजार में बिक रहा है, सेल हो रही है, ऑपरेटिंग खर्चे लग रहे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, ईबीआईटी। यहां तक का काम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कवर है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपने पढ़ा, वहां पर यहीं तक पहुंचा जाता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ईबीआईटी पे आके रुक जाता है, वहां पर ईबीआईटी को ही प्रॉफिट बोलते हैं। उसके बाद का काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। अब जो ईबीआईटी होता है उसका एक हिस्सा इंटरेस्ट में चला जाता है, डेट को गवर्नमेंट टैक्स ले जाती है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर प्रीफरेंस डिविडेंड ले जाते हैं, जो बचा वो प्रॉफिट या लॉस वो सब इक्विटी का। उसमें से कुछ हिस्सा डिविडेंड दिया जा सकता है और कुछ रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किया जा सकता है, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो हमारे पास ये पूरा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। ये एक बिजनेस का सेटअप है। इससे क्या फर्क पड़ेगा वो चीजें बताऊंगा। कितना इन्वेस्टमेंट करना है इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपको कितना इन्वेस्ट करना है इसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं। पैसा कहां से मंगवाना है और किस सोर्स से मंगवाना है, इक्विटी से, डेट से, प्रीफरेंस से, इसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, कि फाइनेंस के बारे में डिसीजन लेना। ओके। और आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है या नहीं देना है और उसका क्या फर्क कंपनी में पड़ेगा, इसे कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो हमारे पास एफएम के अंदर तीन तरीके के डिसीजन रहते हैं। पहला, पैसा कहां लगाएं, इन्वेस्टमेंट। पैसा किससे मंगवाएं, फाइनेंसिंग। डिविडेंड दें या ना दें और उसका इफेक्ट, डिविडेंड डिसीजन। तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, तीन डिसीजन रहेंगे, ठीक है। अब ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, इधर से आया इधर गया, डिविडेंड दें ना दें, ये सस्ता है महंगा है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। तो फाइनेंस शेयर मैनेजमेंट के अंदर हमारे दो ऑब्जेक्टिव रहते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है कि इक्विटी शेयर का, एमपीएस बोलते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, इक्विटी की बात हो रही है, कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बहुत हाई हो जाए, बढ़ता चला जाए। जैसे मैंने आपको बताया, एमआरएफ 10 रुपए का शेयर और 1 लाख रुपए का बिक रहा है। तो हर कंपनी ये चाहती है कि उसके शेयर्स का प्राइस बढ़ जाए। शेयर का प्राइस बढ़ गया यानी कंपनी की वैल्यू बढ़ गई। जो अंबानी है, अडानी है, ये जो मार्क जकरबर्ग है, एलोन मस्क है, ये सब क्या है, छोटी कैपिटल लाए थे, खूब प्रॉफिट कमा कमा के कंपनी में भर भर के कमा कमा के इनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू इतनी हाईएस्ट हो गई है। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ाना, अपनी नेटवर्थ बढ़ाना ही किसी भी कंपनी का मेन काम है। आपका भी मेन काम सोच के देखिए। आप सीए कर रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे कि मैं गाड़ियां लूंगा, मैं मकान बनाऊंगा, मेरी एफडी इतने की होंगी, मेरा इतना पोर्टफोलियो होगा, मेरे पास 100 करोड़ रुपए होंगे, 200 करोड़ रुपए होंगे। इसे कहते हैं आप अपनी नेटवर्थ बना रहे हो। तो कंपनी के अंदर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एक तरीके से नेटवर्थ आप बोल सकते हो। ये मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अंदर आता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर को बढ़ाना। तो हमारे पास हमारी जो शेयर का प्राइस है उसको मैक्सिमाइज करना, और जो अर्निंग पर शेयर है, हर शेयर पर कमाई, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। और मैं आपको बता दूं, हमारा पहला चैप्टर ईबीआईटी ईपीएस है, तो वहां ये सब कुछ आने वाला है। अभी सिर्फ एक आइडिया चल रहा है, अर्निंग पर शेयर, और यहां पर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ये कौन से शेयर की बात हो रही है, इक्विटी शेयर की। तो अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमाइज करना है, यानी आपकी कमाई ज्यादा से ज्यादा हो, मैक्सिमाइजेशन। हाँ,
और हमारे पास प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि शेयर का प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है हमारी अर्निंग पर शेयर ज्यादा से ज्यादा हो। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, ये हर साल निकलता है, इसलिए ये सेकेंडरी है। एक बात बताओ, कोविड आ गया, कोविड के टाइम पे तो ईपीएस कम हो जाएगा ना, शेयर उतना नहीं कमा पाएगा। लेकिन कोविड चला जाएगा तो ईपीएस बढ़ जाएगा। तो ये ईयर टू ईयर बदलता रहता है। जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है ये लॉन्ग टर्म है। आप अच्छे से काम करोगे, आपकी गुडविल बढ़ेगी, तो जो भी मार्केट में आपके प्रोडक्ट पे लोग ट्रस्ट करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कैलकुलेटर में एक कंपनी है जिसने अपना नाम अच्छा बना रखा है, दैट इज कैसियो। कैसियो ने बहुत बढ़िया नाम बना रखा है। तो बंदा जाता है ना, बहुत सारे कैलकुलेटर रखे हैं, तो कहता है कैसियो का कैलकुलेटर है दे दो, उसको ट्रस्ट है उस पे। इसका मतलब ट्रस्ट है तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो इक्विटी शेयर को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, इक्विटी शेयर को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो जिस भी कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा होगा उसकी शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। तो हमारे को ईपीएस और एमपीएस ये दोनों बढ़ाने होते हैं, पर मेजर काम एमपीएस बढ़ाने का है। देखो आप एक बात सोचो, आपकी एक साल की कमाई कितनी होनी चाहिए? जैसे आप सोचते हो कि 50 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच में मैं हर साल कमाना चाहता हूं, ये आपकी पर एनम कमाई है। एक साल अगर 25 लाख कमा लोगे तो कुछ घट नहीं जाएगा, और किसी साल अगर 125 लाख कमा लोगे तो कोई बहुत बड़ी आपने तीर नहीं मार लिया कि 50 से 16 50 to 100 लाख तो कमा ही रहे हो। तो 50 लाख से 1 करोड़ तो आप कमा रहे हो हर साल। तो कभी कम हो गए या कभी ज्यादा हो गए थोड़े बहुत, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि आपको लाइफ में करोड़पति बनना है। आप पे करोड़ों की गाड़ियां हो, मकान हो, एफडी हो। तो आपका टारगेट है कि आपको 100 से 200 करोड़ के बीच में पैसा इकट्ठा करना है। ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। इसमें अगर 5% ऊपर नीचे कर दूंगा ना तो आपकी 5-10 साल की कमाई घिस जाएगी। जैसे मान लो इसमें आपकी वर्थ है 100 करोड़, इसमें 5% कम कर दूं, भाई साहब 5 करोड़ रुपए कम हो गए। 5 करोड़ कमाने में तो 5 से 10 साल लग जाएंगे, और इसी में 5% बढ़ा दूं तो भाई साहब 5 साल की कमाई एकदम से आ गई। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो नेटवर्थ पे रहता है, शेयर के मार्केट प्राइस पे रहता है। और जो ईपीएस होता है वो पर एनम होता है, वो थोड़ा बहुत वेरी भी कर जाए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो एफएम के अंदर ऑब्जेक्टिव है वो है शेयर के प्राइस को बढ़ाना और अपनी शेयर की कमाई को बढ़ाना, ठीक है। अब आते हैं वापस, फिर से चालू करते हैं प्रमोटर से। पूरी कहानी अब आपको सेट करके बता रहा हूं। एक प्रमोटर कोई बिजनेस करना चाहता है, तो इन्वेस्टमेंट कहां करना है उसके लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने, ये डिसीजन फाइनेंस मैनेजर लेगा। पैसा कहां से मंगवाना है, सोर्सेज ऑफ फंड, ये डिसीजन फाइनेंस मैनेजर लेगा। तो इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट जो भी करना है उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए सोर्सेज ऑफ फंड से पैसा चाहिए। फिर जो सेल होगी, कमाई होगी, उसमें से डिविडेंड बांटा जाए या ना बांटा जाए, वो डिविडेंड डिसीजन में आ जाएगा। इन सारी चीजों का इफेक्ट, इन सारी चीजों का इफेक्ट फाइनेंस मैनेजर को इस तरीके से अरेंज करना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। तो फाइनेंस मैनेजर का काम है पैसा कहां पर लगाना है ये सोचना, और इस तरह से पैसा लगाना कि हमारी सेल ईबीआईटी प्रॉफिट खूब सारा है। तो पैसा आपको इस तरीके से लगाना है कि वहां से आपके पास खूब सारा प्रॉफिट आ जाए इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, तो आपका ईपीएस बढ़ जाएगा, ठीक है। और एमपीएस बढ़ जाएगा। ईपीएस अगर ज्यादा होता है तो कई सालों में इकट्ठे होते होते एमपीएस भी आपका बढ़ने लग जाता है। दूसरा, पैसा ऐसी जगहों से मंगवाना है, इक्विटी से, प्रीफरेंस से, डेट से, जिससे आपकी कॉस्ट कम से कम आए, ज्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। तीनों का मिक्सचर ही हमें लेना है। उस मिक्सचर में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कंट्रोल कितना जा रहा है, रिस्की कितना है, कॉस्ट कितनी है। अब लो कॉस्ट के चक्कर में हाई रिस्क नहीं उठाएंगे। तो हमारे पास फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंस मैनेजर का काम है एक तरफ से पैसा मंगवाना और दूसरी तरफ पैसा लगाना। पैसा इस तरीके से मंगवाना है जिसमें कंट्रोल, रिस्क और कॉस्ट तीनों चीजें बैलेंस रहें। और पैसा इस तरह से ऐसी जगह पे लगाना है कि कहीं डूब ना जाए, बल्कि वो हमें इतनी रिटर्न दे कि इक्विटी शेयर होल्डर का अर्निंग पर शेयर और मार्केट पर शेयर हाईएस्ट हो। इट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे इक्विटी, प्रीफरेंस और डेट हैं,
इन तीनों को जो पैसा दिया जाता है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसे बाद में बताता हूं, पहले जरा हम यहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर आते हैं और जरा देखते हैं एक बार ये क्या कह रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजरियल एक्टिविटी, मैनेजमेंट का काम है विच इज कंसर्न विद द अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, पैसे का अरेंजमेंट करना है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारे पास इक्विटी, प्रीफरेंस, डेट, तीन सोर्स हैं। विद कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड रिस्क, चेक करना है कॉस्ट बैलेंस्ड हो, कंट्रोल बैलेंस्ड हो, रिस्क बैलेंस्ड हो। तो हम तीनों का एक मिक्सचर लेते हैं, उस तीनों के मिक्सचर को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी, प्रीफरेंस और डेट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेंगे कॉस्ट कंट्रोल रिस्क को सोचते हुए, with involved with such sources and application of these funds in an effective manner to maximize shareholders earning and wealth, EPS and MPS। अब जरा देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू दैट मैनेजरियल एक्टिविटी which is concerned with the arrangement of funds, पैसा मंगवाना, with consideration of cost control and risk, इन तीनों चीजों को बैलेंस रखना, involved with such sources and application of these funds in an effective manner। तो पैसा पहले सोर्सेज से मंगवाना है, फिर इफेक्टिव मैनर में लगाना है जिससे कि मैक्सिमाइज हो जाए शेयर होल्डर्स का ईपीएस और एमपीएस। इट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेरी सिंपल। अब हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सोर्सेज ऑफ फंड है जिसमें एक डेट फंड है और एक शेयर होल्डर। शेयर होल्डर में प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर है। इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग दो तरीके से पैसा मंगवाया जा सकता है। तो इक्विटी से शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग, प्रीफरेंस से प्रीफरेंस कैपिटल, डेट में डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन। एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में पैसा जाएगा और वर्किंग कैपिटल में। रिजल्ट क्या निकलेगा, सेल होगी माइनस खर्चा करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा ईबीआईटी। ये हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब हम अपने पास यहां पर वापस जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, ये 1000 करोड़ है ना, 1000 करोड़ पे मान लेते हैं 25%, 250 करोड़ हो गया। हमारा ईबीआईटी आ रहा है 250 करोड़। तो आपने कितना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, यहां से उठा लो या यहां से उठा लो, 1000 करोड़ लगाया हुआ है। अब मुझे बताइए 250 करोड़ आप कमा रहे हो 1000 करोड़ लगाकर, तो आपकी रिटर्न कितनी है, रिटर्न आपकी हो गई 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट, या इसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल कितनी लगी है बिजनेस के अंदर, कैपिटल यानी टोटल फंड। तो इसे हम बोलते हैं आरओआई। आरओआई का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया दैट इज 1000 करोड़, उस पर कितनी रिटर्न आई, 25%। ओके, तो यहां पर हमारे पास आरओआई हम निकाल सकते हैं ईबीआईटी बाई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सोर्सेज ऑफ फंड आ गए, इक्विटी, प्रीफरेंस, डेट, तीन लोग हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल है। सेल में से खर्चे माइनस करके ईबीआईटी यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करें तो इन्वेस्टमेंट पे हमारी रिटर्न निकल आएगी। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन तीन तरीके के डिसीजन है। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं कि पैसा किस सोर्स से मंगवाना है, यानी इक्विटी से, प्रीफरेंस से, डेट से, या इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा। जैसे मेरे को लगता है 50% इक्विटी से मंगवाता हूं, 30% प्रीफरेंस से और 20% डेट से। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी आएगा ऐसा क्यों कर रहे हो सर, सारा इक्विटी से मंगवा लो, सारा प्रीफरेंस से मंगवा लो, सारा डेट से मंगवा लो। वो सारी चीजें आराम से आएंगी, आराम से आएंगी, बेफिक्र रहिए, पूरा एफएम पड़ा हुआ है, सब कुछ आएगा। तो फाइनेंसिंग डिसीजन कहता है कि मैं पैसा कैसे मंगवाऊं, यानी किस प्रोपोर्शन में मंगवाऊं, हाउ और कितनी अमाउंट मंगवाऊं। तो हाउ मच अमाउंट शुड बी अरेंज, कितना पैसा मंगवाऊं, इन विच प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन में पैसा मंगवाऊं। और ये जो इक्विटी, प्रीफरेंस और डेट का कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन को ही हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। जो हम पैसा मंगवाते हैं उसमें तीन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, कॉस्ट कितनी है, रिस्क कितना है और कंट्रोल कितना जा रहा है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हमारे पास सिंपल है, कितना पैसा मंगवाऊं। अगर मैं अपने एग्जाम्पल की बात करूं इसकी, तो कितना पैसा मंगवाना है जी, 1000 करोड़। ओके,
किस प्रोपोर्शन में मंगवाऊं, तो जैसे मैंने मान दिया 50-30-20, इसकी पूरी कैलकुलेशन आएंगी, चैप्टर है इसके ऊपर। और क्या ध्यान रखना है, कॉस्ट, रिस्क और कंट्रोल का ध्यान रखना है। दूसरी डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बड़ा सिंपल, कितनी अमाउंट लगाऊं और एसेट्स के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूं, यानी बिल्डिंग में कितना पैसा लगेगा, मशीन में कितना पैसा। अगर मान लो मैंने 1000 करोड़ की बिल्डिंग ही ले ली, तो भाई 1000 करोड़ मेरे खत्म हो गए। अब मैं मशीनों के लिए तो मेरे पास पैसा ही नहीं बचा भाई, मशीनें नहीं है तो बिजनेस कैसे करोगे, वर्किंग कैपिटल नहीं है तो बिजनेस कैसे करोगे। तो कितनी अमाउंट लगानी है प्लस किस प्रोपोर्शन में लगानी है मल्टीपल एसेट्स के बीच में। तो हाउ मच अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड, इन विच प्रोपोर्शन अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड अमंग मल्टीपल एसेट्स। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आ जाता है कितना पैसा लगाना है और किस प्रोपोर्शन में लगाना है। और तीसरा डिविडेंड डिसीजन, बड़ा सिंपल, डिविडेंड बांटें या ना बांटें, बांटें तो कितना बांटें, और डिविडेंड बांटने या ना बांटने का क्या इफेक्ट पड़ेगा शेयर होल्डर के ईपीएस और एमपीएस पर। बेसिकली एमपीएस रहता है यहां पर। तो हाउ मच अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, कितना डिविडेंड बांटा जाए, ये इक्विटी की बात हो रही है हमेशा। और इफेक्ट क्या पड़ेगा इस डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन का मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पर। तो हाउ मच अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड एंड इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ऑन कंपनी वैल्यू और एमपीएस। तो हमारे पास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब पैसा मंगवाना, पैसा लगाना, इस तरह से लगाना है कि ईपीएस और एमपीएस हाईएस्ट हो। ध्यान रखना है पैसा मंगवाते हुए कॉस्ट कंट्रोल और रिस्क का। पैसा कहां से मंगवा सकते हैं, इक्विटी फंड से, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग से, डेट फंड से और प्रीफरेंस शेयर से। पैसा कहां लगेगा, फिक्स्ड एसेट्स में और इन्वेस्टमेंट में और वर्किंग कैपिटल में। सेल में से खर्चे माइनस करेंगे तो ईबीआईटी आ जाएगा, जो ईबीआईटी आए उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। अगर उसका इन्वेस्टमेंट से रेशो निकालें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 डिसीजन, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, डिविडेंड। फाइनेंसिंग कहता है कितना पैसा अरेंज करना है, किस रेशो में अरेंज करना है, ध्यान रखना है कॉस्ट का, कंट्रोल का और रिस्क का। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहता है आपसे कितना पैसा लगाएं, किन एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और डिविडेंड डिसीजन कहता है कितना डिविडेंड बांटें और उस डिविडेंड बांटने का एमपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, क्या क्या कंसिडरेशन थे जब हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं उस टाइम पर, एक कॉस्ट, एक रिस्क और एक कंट्रोल। ये सिंपल है, हम बात कर चुके हैं। कॉस्ट में इक्विटी हाई कॉस्ट पर होता है, प्रीफरेंस मीडियम, डेट सबसे सस्ता होता है। रिस्क की बात करें तो डेट का रिस्क सबसे ज्यादा है, इक्विटी का सबसे कम, प्रीफरेंस का मीडियम है। कंट्रोल की बात करें तो इक्विटी का पूरा कंट्रोल है, डेट का कोई कंट्रोल नहीं है और प्रीफरेंस का मीडियम कंट्रोल है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, ये कहता है हमें एमपीएस को मैक्सिमाइज करना है। ये हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म है, ये कहता है हमें ईपीएस को मैक्सिमाइज करना है। जो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उसमें हम रिस्क और रिटर्न के बीच में बैलेंसिंग रखते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो ऐसा होता है कई बार ना, ज्यादा कमाई करने के लिए आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो। जैसे कि मैं हमेशा खिलाफ रहता हूं बैटिंग के, लोग बैटिंग करते हैं, 1 लाख रुपए लगाए सीधे 2 लाख रुपए मिल गए, बैटिंग यानी सट्टा। ठीक है, और रिस्की प्रोजेक्ट हो सकता है, जैसे एक रोड है, उसके किनारे में कई सारे खेत हैं, आपको पता चला यहाँ एयरपोर्ट बनने वाला है, लेकिन वो 50-50 है, फाइनल नहीं हुआ। तो जो जमीन 10 लाख रुपए की थी पहले, वो अभी 25 लाख में मिल रही है। अब एयरपोर्ट बन गया तो ये 50 लाख की हो जाएगी 1-2 महीने में ही, नहीं बना तो वापस 10 लाख पे चली जाएगी। तो इस टाइम इसको 25 लाख, ये ओल्ड प्राइस, ये न्यू प्राइस और ये एक्सपेक्टेड प्राइस। अब देखिए 10 लाख की जगह है, आज की डेट में 25 लाख की हो गई क्योंकि एयरपोर्ट बनने की न्यूज आई है। अब आप 25 लाख में आज खरीद सकते हो। अगर एयरपोर्ट बन गए 1 साल बाद तो 25 के सीधे 50 हो जाएंगे, और अगर एयरपोर्ट नहीं बना तो 25 के सीधे 10 हो जाएंगे, क्योंकि न्यूज फेक निकली। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो। तो ईपीएस कहता है, अर्निंग कहती है कि आप हाई रिस्क ले सकते हो, हाई रिस्क कैन बी एक्सेप्टेड टू अर्न हाई रिटर्न। लेकिन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कहता है कि रिस्क और रिटर्न के बीच में बैलेंसिंग होनी चाहिए, यानी बहुत ज्यादा बियॉन्ड लेवल रिस्क
नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास न्यूज कंफर्म्ड है या आपको लगता है कि 80-90% चांस है एयरपोर्ट बनेगा तो रिस्क लो, लेकिन 50-50 है तो मत लो। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म एमपीएस को बढ़ाना, रिस्क और रिटर्न के बीच में बैलेंसिंग करके चलेगा, ज्यादा रिस्क भी नहीं लेगा, बहुत कम रिस्क भी नहीं लेगा। कम रिस्क लेगा तो कमाई नहीं होती, तो मीडियम रिस्क लेगा। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है ईपीएस को बढ़ाना, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है ईयर टू ईयर ईपीएस बदल जाता है, इसमें आप अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए हाई रिस्क एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, एफएम का लास्ट कंसेप्ट इंट्रोडक्शन के अंदर आरओआई और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वही मैं आपको लास्ट में बता रहा था, उस पर आते हैं वापस। देखिए, ये तो आपके पास बात आ गई कि हमने 250 करोड़ कमाए 1000 करोड़ लगाकर, तो आरओआई कितनी हो गई 25%। 250 करोड़ कमा लिए 1000 करोड़ लगाकर, यानी 25% हमने कमा लिए। ये तो हो गई कमाई इस वाले सेक्शन से, यहां से कमाई आ गई हमारे पास, ठीक है जी। अब हम आते हैं खर्चे की बात। मुझे बताइए, इक्विटी शेयर को डिविडेंड देना है, प्रीफरेंस शेयर को भी देना है, और डिवेंचर को इंटरेस्ट देना है। इन तीनों को, ये जो डिविडेंड, प्रीफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट दिया जाता है, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी हमारे फंड्स की कॉस्ट कितनी है। अब देखिए, आपकी कमाई 25% है और जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है मान लो वो 15% है, तो क्या हुआ, यहां लिखता हूं मैं आरओआई एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आरओआई है आपकी 25, 25, 25। अब मान लो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, तो इसका मतलब आपने 1000 करोड़ लगाए थे, कमाए कितने 250 करोड़। लेकिन इक्विटी प्रीफरेंस और डिवेंचर को जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, जो फिक्स है उनसे, उन्हें सिर्फ 15%, 250 करोड़ कमाए, 150 करोड़ पे कर दिए। अब 100 करोड़ तो बच गए, वो किसकी जेब में जाएंगे, वो 100 करोड़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया इक्विटी शेयर होल्डर का। इसी को आप लोग सुपर प्रॉफिट पढ़ते आते हैं। तो इस सिचुएशन में हम आरओआई और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं ईवीए। ईवीए का मतलब है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, कि क्या इकोनॉमिकली कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, तो यस, यहां पर हुआ है, क्योंकि रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। कितने रुपए, 100 करोड़। तो 100 करोड़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया इस साल आपकी कंपनी ने, तो आपकी कंपनी की गुडविल अच्छी होगी, आपके शेयर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये गुडविल आपकी अच्छी है और आपके शेयर का प्राइस मार्केट में बढ़ेगा, क्योंकि आपकी कंपनी एक्स्ट्रा कमा कर दे रही है। अच्छा, मान लीजिए आरओआई 25% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 25% है, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल सिचुएशन। जितना कमा रहे हैं उतना ही बट जाता है, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं कमा रहे। तो ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं कमा रहे, प्रॉफिट कमा रहे हैं, पर एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं है। अच्छा, ये जो 25% है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें इक्विटी को जो देना है, प्रीफरेंस को जो देना है और डेट को जो देना है, तीनों कवर हो चुके हैं। तो इक्विटी, प्रीफरेंस, डेट तीनों मिलके 15% चाह रहे थे, लेकिन कंपनी कमा गई 25%। तो 15% चाहते थे, 25% कमा गई, वो 100 करोड़ जो एक्स्ट्रा है वो इक्विटी ले जाएगा, तो उनके शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। अच्छा, यहां पर इक्विटी, प्रीफरेंस, डेट सब मिलके 25% कमाना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कमाई भी कंपनी की 25% है, तो नॉर्मल सिचुएशन है, जितना कमाना चाहते हो उतना ही कमा रहे हो। जैसे कि आप 50 लाख का पैकेज चाहते हो, 50 लाख का ही मिल गया, तो नॉर्मल सिचुएशन। 50 का चाहते हो और 80 का मिल गया, तो सुपर प्रॉफिट, 30 लाख का एक्स्ट्रा आपको फायदा हो गया। और तीसरी सिचुएशन बड़ी खराब है, मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 30% है और कमाई सिर्फ 25, तो ये सिचुएशन नेगेटिव है, इसमें आपकी गुडविल खराब होगी और शेयर का प्राइस गिरेगा, क्योंकि कमाई से ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिफरेंस। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो ये पॉजिटिव है, सुपर प्रॉफिट की सिचुएशन है, इसमें पॉजिटिव गुडविल है और शेयर का प्राइस इसमें बढ़ जाएगा। अगर दोनों बराबर हैं तो इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन कुछ नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन है, गुडविल भी नॉर्मल है और आपका एमपीएस बढ़ेगा, लेकिन नॉर्मल ग्रोथ होगी धीरे। जैसे आप सोचो, आपने 50 लाख सोचे और आपको 50 लाख ही मिल रहे हैं, तो आप धीरे धीरे आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी।
पर आपने सोचे थे 50 लाख और मिल गए 80 लाख, तो आपकी नेटवर्थ जल्दी जल्दी बनेगी। अब जल्दी जल्दी पैसा इकट्ठा होगा, जमीनें खरीदोगे, एफडीआं बनाओगे। तीसरी सिचुएशन खतरनाक है भाई साहब, कि भाई कमाई कम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, तो ये लॉस की सिचुएशन है। गुडविल इसमें नेगेटिव होती है, इसमें एमपीएस आपका डिक्रीज हो जाता है। दैट्स इट। तो हमारे पास, अब मैं आपको बताता हूं पूरे इंट्रोडक्शन के अंदर सीधी सी बात। कल आप एक तो दो रजिस्टर लेके आएंगे, एक कंसेप्ट का और एक न्यूमेरिकल का, दो रजिस्टर लेके बैठेंगे। कल से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। दूसरा, एफएम के अंदर जितनी भी बातें मैंने बताई हैं आपको आज, जितनी भी बातें हैं, ये एक नॉर्मल एक आइडिया है। इन सब के ऊपर हमारे पास चैप्टर है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स में ईबीआईटी और ईपीएस को समझेंगे। यहां पर हम, ये कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर है, तो ईबीआईटी से ईपीएस पे कैसे जाते हैं। लीवरेज के अंदर हम रिस्क को समझेंगे कि रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, पेबल्स और वर्किंग कैपिटल, कैश मैनेजमेंट, ये तीनों चैप्टर में हम वर्किंग कैपिटल सीखेंगे, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को। तो रिसीवेबल करंट एसेट है, कैश मैनेजमेंट में करंट एसेट्स कैश आ गया, पेबल्स में करंट लाइबिलिटी आ गई, बाकी जो कुछ भी बचा है वो वर्किंग कैपिटल में ओवरऑल सीखेंगे। तो लीवरेज में रिस्क सीखेंगे, यहां ईबीआईटी से ईपीएस पे जाना सीखेंगे। ये तीनों चैप्टर वर्किंग कैपिटल के हो गए, सीए माइनस सीएल जो बोल सकते हो आप। रेशो एनालिसिस में हम अलग अलग रेशो से एनालाइज करेंगे कि कंपनी की सिचुएशन कैसी है, ये इवेल्युएट करता है अलग अलग चीजों को। कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम देखेंगे कि आखिर हमें पैसा लगाना कहां है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम देखेंगे जो सोर्सेज ऑफ फंड थे उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, यानी इंटरेस्ट की, प्रीफरेंस डिविडेंड की, इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ रही है। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में हम लोगों के पास अलग अलग थ्योरी है कि हमें कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह से डिजाइन करना चाहिए, इक्विटी से, प्रीफरेंस से, डेट से, उसके ऊपर अलग अलग थीसिस है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में कैसे कॉम्बिनेशन लें वो यहां पर हम सीखेंगे। और डिविडेंड डिसीजन में हम देखेंगे डिविडेंड दें या ना दें, और डिविडेंड दें तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप देखें तो यही तो पूरी एफएम है। तो पूरी एफएम के अंदर अब हम हर चैप्टर के अंदर इन डेप्थ ये सारी चीजें सीखेंगे। तो कल आप लोग दो रजिस्टर कैरी करेंगे, एक कंसेप्ट और एक न्यूमेरिकल, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। इंट्रोडक्शन खत्म। ओके जी, सभी को टाटा बाय बाय।